हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। चलिए क्लास 11 के इस क्लास में जो है रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसके पार्ट 2 में हम चले गए हैं। चलिए सेकंड क्लास को लेते हैं और इस क्लास का टॉपिक है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति को जानने से पहले हम लोग पहले समझ लें कि द्रव्य होता क्या है ना। द्रव्य की प्रकृति इंग्लिश में हो सकता है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर पहले समझते हैं द्रव्य होता क्या है। द्रव्य या मैटर क्या होता है ये देखते हैं। तो जो भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु ना जो स्थान घेरती है, जो क्या करती है, स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो, तो उसे ही जो है द्रव्य कहा जाएगा या मैटर कहा जाएगा। आर यू क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बात किया जाए किताब, कलम, कुर्सी, इस तरीके से जो है घड़ी, etc। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे जो है, जो भी एग्जाम्पल हमने दिए, जो हमारे आसपास में जो भी वस्तु जो है दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, वे तमाम जो है, जैसे हवा भी इसमें हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, है ना। ये तमाम जो है इस धरती के जो है वे तमाम वस्तुएं जो क्या है, जो कि द्रव्य या मैटर कहा जाएगा। ये सब स्थान घेरती है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो है इसकी जो प्रकृति होती है ना, इसमें जो है कुछ प्रकृति होता है। जैसे पहला जो है अगर बात किया जाए इसकी प्रकृति में, तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव्य होता है ना, वह कणों का बना होता है। कणों का बना होता है। नंबर दूसरा, ये जो कण होते हैं वे काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। तो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं ना। आगे अगर बात किया जाए, इसका PDF हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो वहाँ से जो है आप लेकर के नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो कणों का बना होता है ना, मैटर जो होता है वो कणों का बना होता है। ये कण काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। इन कणों के बीच में जो है एक स्थान होता है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्त स्थान होता है, जिसे हम कह सकते हैं अंतराण्विक स्थान या अंतरा अणुक स्थान। इसी को हम क्या कह सकते हैं, अंतरा अणुक स्थान भी कर सकते हैं ना। तो इनके बीच में जो है गैपिंग होता है ना, कणों के बीच में। आगे अगर बात किया जाए तो ये कण जो है काफ़ी मजबूत आकर्षण बल से ही बंधे होते हैं। काफ़ी मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं ना, जिसे हम कह सकते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। अंतरा अणुक आकर्षण बल या अंतराण्विक आकर्षण बल या अंतराण्विक आकर्षण बल भी बोल सकते हैं ना। और साथ ही जो है एक जो है इनमें और जो है इसकी प्रकृति होती है ना, कि इन कणों के बीच में जो है ना निरंतर जो है गति होती रहती है। मतलब ये निरंतर जो है गति करते रहते हैं। इस तरीक़े से जो है ये जो है मुख्य रूप से जो है द्रव्य की जो है मुख्य प्रकृति है ना, भौतिक प्रकृति इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम जो है
समझेंगे एक और बात कि ये कणों का बना होता है ना। तो ये कैसे कणों का बना होता है, अब इसको जो है थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है थोड़ा बात करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू भी बात करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकली भी बात करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए कि ये कणों, जैसे मान लीजिए कि जो है कोई लकड़ी का जो है आप बेंच को ले लें या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा है और उसको जो है आप काटें, किससे, आदि से, है ना। आदि से उसको जब काटिएगा तो लकड़ी का जो है चूर्ण गिरेगा नीचे, जिसको हम बुरादा कह सकते हैं, वो नीचे जाके गिरेगा। वो जो गिर रहा है बुरादा, उसके एक कण को आप उठाइए और हथेली पर रखिए। हथेली पर रखिएगा तो हो सकता है वो बहुत छोटा कण जो लकड़ी का जो है गिरा हुआ है वो आपको दिखाई ना दे। आर यू क्लियर? या बहुत सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म तो होता ही है, वो हो सकता है कि आँख से जो है बहुत ध्यान से देखने पे दिखाई दे। एक छोटा कण का हम बात कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसे ही छोटे छोटे कणों से मिलके ही तो वो बेंच या फिर वो लकड़ी का टुकड़ा बना होगा। ऐसे ही इस प्लास्टिक का मार्कर है, इसको भी अगर आप काटिएगा ब्लेड से या फिर वो आरी से, है ना, ब्लेड से बढ़िया होगा आरी से। अगर आरी से काटिएगा तो इससे भी जो है क्या निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा इसका भी। तो ऐसे ही जो है बहुत छोटे छोटे कणों से ही तो मिलके ये बना है। तो पहला चीज़ क्या है कि वो कणों का क्या होता है, बना होता है। ईंट को ले लें, ईंट को जो है काटिए आप आरी से, ईंट से भी तो बुरादा निकलेगा, वो ईंट का बुरादा होगा। तो ऐसे ही जो है वो जो है कणों का बना होता है। और वे कण क्या होते हैं जो गिर रहा है नीचे, वो काफ़ी छोटे होते हैं। दोनों क्लियर है। अब रिक्त स्थान होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि रिक्त स्थान होता है? इसको समझने के लिए जो है आप लोग यहीं पे बता दें कि मुख्य रूप से जो है अगर भौतिक रूप से बात किया जाए तो इसको जो है 3 तरीका से बांटा गया ना। 3 तरीका से जो है इसे बांटा गया, 3 तरह से बांटा गया है द्रव्य को ना। द्रव्य को जो है इसको बांटा गया है मुख्यतः 3 तरीका से, है ना। एक को बोलते हैं ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड और गैस को तो गैस कहते हैं। ऐसे तो इस तरीके से जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस ऐसे। तो ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे देखिए द्रव में कोई भी द्रव ले लें, जैसे मान लीजिए कि जो है आप जो है ले लें यहाँ से, यहाँ पे एक द्रव ले लें आप, जैसे मान लीजिए जल है, जल को ले लीजिए, जल H2 जल बोल सकते हैं। तो जब जल को जो है आप इस बर्तन में लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, जल में आप चीनी डालिए। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इसमें हम चीनी डाल दें, है ना, क्या डाल दें, चीनी, दोनों मिलेगा, जल और चीनी दोनों मिलेगा, बनेगा क्या, शरबत। आर यू क्लियर? चीनी जो है ये ठोस था, जल जो है द्रव था, इसमें हमने चीनी को डाल दिया, घुल गया चीनी इसमें जा करके। वो चीनी कहाँ गया, आपसे सवाल है, वो चीनी कहाँ गया? तो वो चीनी और कहीं नहीं गया है। वो चीनी जो है, जो कि जल जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके, मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उसी कणों के बीच में गैपिंग होता है, उसी गैपिंग में वो चीनी घुस गया है। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? उसी गैपिंग में जो है चीनी क्या गया, प्रवेश कर गया। वो चीनी जो है कितना भी कोई भी सूक्ष्मदर्शी ला के देखिएगा तो वो चीनी दिखाई देने वाला नहीं है। वो ध्यान से इसको समझ लीजिए, वो चीनी दिखाई देने वाला नहीं है। वो उसी गैपिंग में, जो जल के बीच में जो है, जल के कणों के बीच में जो गैपिंग होता है, उसी गैपिंग में घुस जाता है। आज क्लियर? तो जो द्रव के कण होते हैं ना, उसमें जो है गैपिंग होता है। वे कण जो आपस में सटे नहीं होते हैं, उनके बीच गैपिंग होता है ना। और इसी गैपिंग के कारण ही, या फिर हम कह सकते हैं उसी गैपिंग को, कि द्रव के कणों में जो गैपिंग होता है या फिर जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, उसी को बोल सकते हैं अंतराणविक या अंतराणु स्थान। तो अंतराणु स्थान के कारण ही जो जल होता है या कोई भी लिक्विड, जैसे केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, शराब हो गया, कोई भी लिक्विड है, जब हम उसको गिराते हैं नीचे तो वो बहने लगता है, मतलब बहाव की प्रवृत्ति होती है। आर यू क्लियर? तो बहाव की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि इसके बीच में जो है एक स्थान होता है, कणों के बीच में जो है रिक्त स्थान होता है ना। और उसको जिस बर्तन में हम डालते हैं तो उसी का रूप मिल लेता है। तो और कुछ नहीं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? अंतराणविक आकर्षण। ये अंतराणविक स्थान, ये अंतराणु का स्थान ही है जो कि लिक्विड में पाया जाता है।
तो किसी भी लिक्विड में जो है ये गुण पाया जाता है ना, जिससे उसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ उसमें घुलते हैं, खास करके घुलनशील चीज़ है ना, तो जब घुलते हैं तो वो क्या होता है, उसमें जो है वो गैपिंग जो होता है उसी में जो है प्रवेश कर जाता है। आर यू क्लियर? तो हम ये देख पा रहे हैं क्या कि जो द्रव्य की प्रकृति होती है ना, उसमें जो है क्या, ये जो है स्थान भी होता है, काफ़ी मजबूत आकर्षण बल भी होता है। इसको भी समझेंगे। देखिए ईंट लीजिए, ईंट को तोड़िए, ईंट को तोड़िएगा तो खटाक से आवाज़ आएगा। ईंट को लीजिए और उसका दूसरा ईंट से तोड़िए, तो जब वो टूटेगा तो एक आवाज़ आएगा बहुत कस के, खटाक। जैसे अभी मान लीजिए कि मेरे पास एक पेपर है, ये देखिए मेरे पास एक पेपर है, इस तरीके का पेपर एक है। अब इस पेपर को हम लेने के बाद में जो है, आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, हम इसको जो है ध्यान से इसको देखिए, हम इसको जो है यहाँ से अलग कर रहे हैं, मतलब फाड़ रहे हैं। ये देखिए हमने फाड़ दिया। अब जैसे ही ये फाटा, यहाँ से जो है पहले ये जुटा था, जब जैसे ही ये फाटा तो कुछ आवाज़ आया, नहीं आवाज़ आया? फिर से देखिए इसको, फिर से देखिए, आया आवाज़? ये आवाज़ क्यों हुआ? ये आवाज़ क्यों हुआ? ये आवाज़ इसलिए हुआ कि फटने से पहले जो है ये जो है आपस में जुड़े हुए थे। फटने से पहले क्या हुआ था, ये आपस में जो है जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही ये अलग हुए, जैसे ही ये जो है अलग हुए, तो ये जो जुड़े हुए थे ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो है ये पूरा का पूरा कागज़ बना हुआ था, और वहीं छोटे छोटे कण जो है जो आपस में जो है जुड़े हुए थे। आर यू क्लियर? तो ये जो है जुड़े हुए थे, अब ये यहाँ से अलग हुए। अलग हुए मतलब जो है क्या हुआ कि वे कण टूट गए, वो आपस में जो है जो बहुत कस के बंधे हुए थे वो कण क्या हुए, टूट गए, और टूटने के कारण ही जो है वो आवाज़ उत्पन्न होता है। तो चाहे आप ईंट को तोड़िए या किसी भी जो है ठोस पदार्थ को तोड़िएगा, तो ठोस में जो है खास करके ये गुण होता है। ये जो गुण हमने बताया, जो रिक्त स्थान ये द्रव में होता है, ये कहाँ होता है, ये ठोस में होता है। आर यू क्लियर? ठोस में जो है ये गुण होने के कारण जो है अंतराणुकाकर्षण बल जो है ठोस जो है क्या होते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं। मजबूत का मतलब ये है कि उसमें आकार जो होता है वो निश्चित होता है, उसका आयतन निश्चित होता है ठोस में ना। ये समझ में आ रहा है बात? ठोस में जो है इसका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, बहुत कस के ये बंधे होते हैं, है ना। आर यू क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है ना। ऐसे करके जो है अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए गति भी जो है इसमें होता है। गति कैसे होता है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। जैसे अगरबत्ती आप लीजिए, और अगरबत्ती को जला करके किसी कोना में जो है आप उसको जो है रख दीजिए। वहाँ से देखिएगा कुछ समय के बाद में जो है जो अगरबत्ती का धुआं या अगरबत्ती का गंध जो है वो निकलेगा। अगरबत्ती का धुआं, खास करके अगरबत्ती का धुआं जो है निकलेगा, और निकलने के बाद में जो है क्या होगा कि जो वातावरण है, यहाँ का जो भी वायुमंडल है, हवा है, उसमें जो है मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो कुछ देर के बाद में वो जो है मिल करके जो है थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और इसी क्रिया को बोलते हैं विसरण। तो विसरण क्रिया हो रही है, और विसरण क्रिया होती है तो उसके बाद जो है जब कोई व्यक्ति बैठा होता है अगरबत्ती से दूर, उसके नाक तक वो गंध जाता है और कहता है आह कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये खुशबू कैसे आया, विसरण क्रिया के कारण आया, डिफ्यूजन जिसको बोल सकते हैं। तो विसरण की क्रिया से जो है वो जो अगरबत्ती का जो है जो गंध है, जो धुआं है, वो आकर के कहाँ मिला, वो गंध आकर के या धुआं कहिए वो मिला कहाँ, हवा में। और हवा में जो है जब वो मिला तो हवा क्या है, हवा जो है वो गैस है। आर यू क्लियर? गैस। और जब ये गैस है तो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, तो गैस के कणों के बीच जो है क्या होता है, निरंतर गति होती है। वो एक जगह रुके नहीं होते हैं, वे घूमते रहते हैं, और उसी में जो है उस गति में जो है वो आकर के जो है मिला अगरबत्ती का गंध और हमारी नाक तक पहुंचा। तो हम इसको समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो है गैस में क्या होता है, गति होता है। इसको और एक और एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कोई खपड़ा का घर है, खपड़ा समझ में आता है, जैसे कराकट ना, कोई कराकट का बना हुआ मकान मान लीजिए, या खपड़ेल का मकान है। उस मकान में जो है, जो मकान में बना हुआ है वो खपड़ा का, उसमें जो है एक छोटा छिद्र है। उस छिद्र से जो है प्रकाश आ रहा है सूर्य का। अब उस सूर्य के प्रकाश को आप देखिए जो छिद्र से आ रहा है, तो देखिएगा सूर्य के प्रकाश को, छिद्र से जो आ रहा है प्रकाश, उसमें जो है आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें जो है बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। या फिर टॉर्च जलाइए अंधेरा रूम में, रूम को बंद कर दीजिए, पूरा अंधेरा कर दीजिए और टॉर्च जलाइए। जब टॉर्च जलाइएगा ऐसे करके, जब टॉर्च जलाइएगा तो टॉर्च जब जलाइएगा तो क्या होगा, उस टॉर्च के लाइट में जो है बहुत छोटे छोटे धूल के कण घूमते हुए नजर आएंगे।
तो ये क्या है, गैस में जो है वे छोटे छोटे जो कण होते हैं, है ना, गैसों के जो छोटे छोटे कण होते हैं, खास करके जो धूल के कण वो तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वे छोटे छोटे कण जो गैस के होते हैं वो क्या होते हैं, वहीं तो घूम रहे हैं, उसमें निरंतर गति है। आज क्लियर बात समझ रहा है कि नहीं, वे घूम रहे हैं, तो गैसों में जो है ये गति होता है। तो ये चीज़ कहाँ है, तो ये है गैस में, ये स्थान जो है रिक्त स्थान ये है आपका द्रव में, ये जो है काफ़ी मजबूत आकर्षण बल ये है ठोस में। गैस में क्या होता है, तो निरंतर गति होता है। बात समझ में आ रहा है। ठोस द्रव गैस हमने वर्गीकरण कर दिया। तो ठोस में जो है आयतन क्या होता है, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी जो है क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन होता है अनिश्चित। ऐसे ही जो है अगर आकार का बात किया जाए तो इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित। द्रव का जो है जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि द्रव का जो है आयतन और आकार अगर बात किया जाए तो द्रव में जो है इसका जो है आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। गैस में जो है आयतन आकार दोनों अनिश्चित, इसमें दोनों का दोनों निश्चित होता है। चलिए एक और जो है यहाँ पे जो है टॉपिक, इसको भी समझ लिया जाए, है ना। टॉपिक ये है, ये ठोस, ये द्रव और ये गैस। तो ठोस को अगर गर्म किया जाएगा तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव को पुनः गर्म किया जाएगा तो गैस या वाष्प में बदल जाएगा, है ना। जबकि इसका उल्टा और इसका उल्टा हो जाएगा इस तरीक़े से कि गर्म का उल्टा क्या होता है, ठंडा। तो जब गैस या वाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, और जब इस द्रव को जो है और ठंडा करेंगे तो ये ठोस में बदल जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक जो है थ्योरी है, इसको ध्यान से जो है दिमाग में रखना होगा कि जब भी कोई ठोस को गर्म करेंगे, है ना, ठोस को गर्म करेंगे मतलब जो है मान लीजिए कि ठोस के रूप में जो है अगर हम ले लें एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लें। एल्यूमिनियम का मान लीजिए कोई बर्तन है या कोई वस्तु है, उसको अगर हम गर्म करेंगे काफ़ी अधिक, तो गर्म करेंगे तो ये जो है द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव के रूप में जो है ये बदल जाएगा। और उसके बाद जो है इसको अगर और अधिक गर्म किया जाएगा तो ये जो है उससे जो है अब गैस या वाष्प निकलने लगेगा, मतलब वो गैस या वाष्प में कन्वर्ट होने लगेगा इस तरीक़े से। ऐसे ही जो है अगर बात की जाए कि कोई भी गैस या वाष्प का अगर बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो है द्रव में जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं द्रव से वाटर, यानी कि जो है जल का आप एग्जांपल ले लें। तो जल में जो है जब हम जल का एग्जांपल ले लेते हैं और इस जल को जो है अगर हम गर्म करेंगे, है ना, तो जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस या वाष्प बनेगा। आर यू क्लियर, है ना, वाष्प बनेगा, जल वाष्प कर सकते हैं। और जब इस जल वाष्प को जो है हम ठंडा करेंगे, है ना, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर द्रव बन जाएगा। ये वही चीज़ है जैसे मान लीजिए इस बर्तन में जो है, यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस बर्तन में जो है क्या है, जल है, और यहाँ पे जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ऐसे करके जो है क्या बनेंगे, तो वाष्प बनेंगे। अब ये जो वाष्प बन रहा है यहाँ से वो ध्यान से समझना है, ये वाष्प बन रहा है। अगर यहाँ पे हम ढक्कन लगा दें, क्या लगा दें, ढक्कन लगा दें तो वाष्प जो है अंदर में ही रहेगा। जैसे ही ढक्कन को हटाएंगे तो टप टप करके जो है जल चूने लगेगा, और जब जल यहाँ से जो है जैसे ही ढक्कन को इधर हटाएंगे तो जल जो है वो जो है इस तरीके से टप टप करके चुएगा, मतलब ये पुनः क्या बन जाएगा, ये द्रव बन गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है बाहर का हवा मिला, इसको यहाँ पे जो है बाहर का हवा मिला, मतलब वो क्या हुआ, ठंडा हुआ। जो जलवाष्प था उसको जो है हमने यहाँ से जो है ढक्कन को हटाया तो जलवाष्प अंदर में था, उसको बाहर का हवा मिला मतलब ठंडापन मिला, और जो वाष्प था वो ठंडा हुआ तो फिर क्या द्रव में बदल गया। ये बात समझ आ रहा है। इस तरीके से जो है ये द्रव में बदलेगा। तो जब द्रव को गर्म करेंगे तो जलवाष्प बनेगा, और जब इसको ठंडा कर देंगे तो ये जो है पुनः द्रव या जल के रूप में आ जाएगा। अब इसी जल को जो है पुनः जो है और ठंडा करेंगे तो ये ठोस यानी कि बर्फ के रूप में आ जाएगा।
आदिवासी में ये बर्फ बन जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि ये जो है किस तरीके से काम कर रहा है ना थ्योरी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो है इसको भी हम समझ लेंगे, है ना। यहीं पे जो है हमको जो है एक और टॉपिक जो है मिल जाता है कि जो है ठोस को जो है अगर किसी निश्चित ताप पे जो है ना, यहाँ पे समझ लीजिए कि ठोस को जो है किसी निश्चित ताप पे जो है अगर हम गर्म करेंगे, है ना, किसी भी ठोस को जो है जब एक निश्चित ताप पर गर्म करेंगे और वो द्रव में बदलना शुरू कर दे या प्रारंभ कर दे, तो इसी निश्चित ताप को इस ठोस का द्रवणांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ऐसे ही जो है जब कोई द्रव है और उसको जब हम गर्म करना शुरू कर दें तो एक निश्चित ताप पर, है ना, एक निश्चित ताप पर जो है वो, यहाँ पर भी निश्चित ताप लेंगे, तो एक निश्चित ताप पर जो है वो गैस या वाष्प में बदलना शुरू कर दे, है ना। कोई भी द्रव एक निश्चित ताप पर जो है जब वो गैस या वाष्प में ना एक निश्चित ताप पर जो है इसको गर्म करेंगे द्रव को, और जिस निश्चित ताप पर जो है ये गैस या वाष्प में बदलना प्रारंभ कर दे, तो इस निश्चित ताप को इस द्रव का जो है हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वथनांक कहते हैं ना। और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे करके जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जल का जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, और ये बर्फ ना, बर्फ का अगर बात की जाए तो बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या होता है, पिघलने लगता है। तो ऐसे ही जो है हर बात समझ में, तो ये सारी बातें हैं जिसको हम आराम से समझ सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो है बात हम कहना चाह रहे हैं उसको जो आप ध्यान से समझिए। कुछ ऐसे ठोस हैं ना जो कि डायरेक्ट जब उसको हम गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले बिना वो डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे कोई ठोस जो है द्रव में बदले बिना ना, वह प्रक्रिया जिससे कोई ठोस ना जब उसको गर्म किया जाए किसी ठोस को तो वह द्रव में बदले बिना डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस बन जाए, है ना। ऐसे कुछ ही पदार्थ हैं ना जो कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की क्रिया करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। कपूर, इसको कर्पूर भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नेफ्थैलिन, तीसरा एग्जाम्पल है जिसको बोल सकते हैं नौसादल। चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा शुष्क बर्फ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट। पांचवा एग्जाम्पल हो जाएगा आयोडीन। शुष्क बर्फ क्या है, CO2 का ठोस रूप है। ये सब कंपटीशन क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नौसादल, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये नौसादल का सूत्र है। ऐसे करके नेफ्थैलिन क्या है, तो नेफ्थैलिन हो जाएगा C8 और H10, ये हो जाएगा आपका नेफ्थैलिन। नेफ्थैलिन का जो है देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, C10 होता है, और H8 होगा। H8 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। ऐसे पहले तो बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड डाल देते हैं, ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, सिंगल डबल, फिर ये सिंगल डबल, फिर ये सिंगल डबल, ऐसे ये बॉन्ड होता है ना। यही जो है नेफ्थैलिन है ना, जिसमें यहाँ पे हर कोना पे जो है कार्बन होता है। ऐसे ही जैसे जैसे जो है क्लास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये चीज़ है, तो जैसे जैसे क्लास को आप समझिएगा वैसे वैसे समझ में आएगा कि कैसा स्ट्रक्चर वगैरह भी बनता है। तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना नेफ्थैलिन ना। कपूर हम लोग जानते हैं आए दिन जो है पूजा पाठ में जो है ये काम आता है।
तो इस तरीके से ये ऊर्ध्वपातन की जो है मुख्य रूप से जो है क्या होता है, ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातित पदार्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने ये समझा दिया। आर यू क्लियर? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अभी तक का क्लास कैसा लगा, आया कुछ समझ में? तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे, है ना, कि जो है इसका जो है वर्गीकरण जो होगा वो किस तरीक़े से जो है और हम कर पाएंगे, मतलब इसको जो है और इसके जो है बड़े पैमाने पर जो है इसको वर्गीकृत करके हम समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ के रूप में बटा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम समझेंगे। तब तक के लिए जो है इस क्लास को जो है अगर अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।